अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरबी मीडिया के शो में खुश आमदीद। दिस इज़ योर होस्ट शहजाद अली। हमारे शो में आज हमारे मेहमान हैं जनाब अजीज़ लतीफ़ जमाल साहब। अजीज़ लतीफ़ जमाल साहब का ताल्लुक़ एक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट फैमिली से है। हुसैन इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट, LEJ लतीफ़ इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट, कराची यूनिवर्सिटी में कोई 17 बिल्डिंग्स हैं जिसमें 17 R&D हैं मुख्तलिफ शुबजात के हवाले से। पिछले 2 हफ्ते पहले हमने मुलाकात की डॉक्टर अताउर रहमान से, डॉक्टर इकबाल चौधरी से, डॉक्टर सरोज लोधी से। बहुत बेइंतहा खजाना छुपा हुआ है उन यूनिवर्सिटीज़ में, और ये सारा सरमाए की बुनियादी वजह है जमाल फैमिली। आइए मिलते हैं अजीज़ लतीफ़ जमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से। सबसे पहले सर, आप बहुत बड़ी खिदमत के बावजूद आपने चूज़ किया कि आप जो है वो मीडिया पे नज़र ना आए, बैक ऑफ द सीन में काम करें। ये इंटरव्यू के लिए भी हमने बड़ी मुश्किलों से आपको कन्विंस किया, इसकी क्या वजूहत है सर? देखिए, बात यह है कि वो कहते हैं कि जो इबादत अंधेरे में की जाए रात के, और जो इबादत दिन की रोशनी में की जाए, तो उससे ज़्यादा अफजल है रात की इबादत। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो इंसानियत की खिदमत अगर आपने करनी है तो वो किसी मतलब दिखावे की मोहताज नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को दिखाएं और बताएं, अपनी जो है पजीराई करें, अपनी खुद नुमाई करें। तो ये है कि ये आपका और अपने रब का मामला है। आप अगर इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो आप किसी को बताए बगैर भी कर सकते हैं। जब आप कोई काम ऐसा करते हैं तो वो काम आपका खुद बोलेगा, आपको कहने की, अपनी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब लोग उन इदारों से मुस्तफीज होंगे, उससे उनको फायदा होगा, तो वो उनको अंदाजा होगा कि वो जो है उसके बैकग्राउंड में क्या है, तो फिर वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो लिहाजा अगर मैं अपनी कोई बात करूं अपने मुंह से, वो मुनासिब नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि एक और चीज़ मैं जो हमेशा नोटिस करता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि बहुत से लोग बहुत सी अच्छी अच्छी बातें ड्राइंग रूम्स में बैठ के करते हैं, लेकिन कभी हम उसकी रियलिटी चेक नहीं करते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान डिबेट्स होती थी, और उसके बाद जो CNN जो है वो उनकी जो बातें कैंडिडेट्स ने कही होती थी, उनकी रियलिटी चेक होती थी कि वो वाकई जो बात वो कह रहे हैं वो उस पर अमल भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है जर्नलिस्ट, बीइंग अ जर्नलिस्ट, कि आप उनका अहाता करें और ये जरूर देखें कि जो चीजें कही जाती हैं उस पर अमल दरामद भी होता है कि नहीं होता। बहुत शुक्रिया। और हमने इंस्टीट्यूट विजिट भी किया और वाकई वो हम देख के दंग रह गए कि इतना सारा कुछ हमारे पाकिस्तान में, कराची शहर में हो रहा है। ये ज़रा बताइएगा, देखिए एक फिलैंथ्रोपिस्ट फैमिली में, और माशाल्लाह से आपके अंकल की भी, आपके फादर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, एक तो आपकी वो फीलिंग क्या है और किस तरह से आप देखते हैं, और वो अंदर क्या एनर्जी पैदा होती है, क्या तासुरात होते हैं? हाउ डज इट फील बीइंग इन अ फिलैंथ्रोपिस्ट फैमिली? मेरा ख्याल है कि फिलैंथ्रोपी इज लाइक वी यूज्ड टू से कि इट्स इन द ब्लड, बट ये थोड़ी बहुत साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में जब से मैं आया हूँ और मुझे जो तजर्बा हुआ है, तो मुझे ये पता चला कि ये ब्लड में नहीं होता है, ये DNA में होता है। तो लिहाजा आई थिंक कि ये जो आपके बुजुर्ग जो काम कर गए हैं वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आप में ट्रांसफ़र होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरी जो मैं समझता हूँ कि जो मेरे बुजुर्ग, जैसे मेरे ताया थे हुसैन इब्राहिम जमाल, वो पार्टीशन से पहले भी एक बड़े बिजनेसमैन थे इंडिया में, और उनका वहाँ पे जूट का काम था, टेक्सटाइल का काम था, और कैशू नट्स का काम था, और इंडिया में उनको कैशू किंग ऑफ इंडिया कहलाते थे। तो निहायत ही रहमदिल इंसान थे, जो कहते हैं ह्यूमैनिटी से
جو محبت کرنے والے انسان تھے اور ہر وقت ہر ایک کی مدد کرنے کو تیار ہوتے تھے. تو وہاں سے جو ہے ان چیزوں کی بنیاد پڑی. انہوں نے یہ جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا. پھر میرے والد صاحب ان کے ساتھ چونکہ اٹیچ تھے اور پھر انہوں نے اس کو انہی چیزوں کو جاری رکھا. تو اس زمانے میں مختلف ادارے بنائے گئے. کچھ ادارے انہوں نے بنائے جو پارٹیشن سے پہلے بھی تھے اور وہ آج بھی کام کر رہے ہیں. آج مطلب یہ کہ ان کو 72 سال 75 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ ادارے آج بھی کام کر رہے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ سارے ادارے سسٹینیبل ہیں. وہ اس وقت بھی سسٹینیبل تھے, آج بھی سسٹینیبل ہیں. ہر ادارے کے اندر اتنی فنڈنگ موجود ہے کہ مجھے کسی سے 1 روپیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. زبردست. اور وہ سارے ادارے آج بھی اسی طرح فنکشن کر رہے ہیں جیسے ان کے زمانے میں کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ حالات بدل گئے. تو اس میں میرا جو اس وقت ٹاسک ہے کہ میں نئے ادارے قائم کرنے کے علاوہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کو میں اور پختہ کروں, ان کو اور وسعت دوں اور ان کے اندر آج کے تقاضوں کے مطابق ان کو اپ گریڈ کروں. جیسے ہم ہاسپٹل چلاتے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم بہت ہی کم کاسٹ پہ ہم جو ہے کوالٹی ہیلتھ کیئر دیں لوگوں کو. ہم ایجوکیشن جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن دیں ایک بہت ہی نامنل فی پہ. اور میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا اپ گریڈنگ کا, ابھی میں نے HES اسکول کو اپ گریڈ کیا ہے. اب HES اسکول کا کریکولم جو ہے وہ اب برٹش سٹینڈرڈ پہ آ گیا ہے. اب 6th کلاس کے بعد ہمارے بچوں کو چوائس ہوگی کہ وہ اگر چاہتے ہیں او لیول کرنا تو وہ ہماری دوسری اسکول میں موو کر جائیں گے, اور اگر میٹریکولیٹ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, میٹریکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر یہاں پہ کنٹینیو کریں گے. لیکن ہم نے اس کی بنیادیں یہاں پہ مضبوط اس لیے کی ہیں کہ ہم اب چاہتے ہیں کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن میں سائنٹیفک ادارے موجود ہیں, لیکن جو اسکول ایجوکیشن اور جو کالج ایجوکیشن جو ہے اس کا معیار اتنا پست ہے کہ ہم اس کوالٹی کے لوگوں کو پیدا نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں اسکول ایجوکیشن جو ہے اور کالج ایجوکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے اب میں اپنی اسکولس کو کے اندر میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اور کراچی میں میرا خیال ہے کوئی اسکول نہیں ہے جہاں پہ STEM لیبس ہوں, یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس, جس کو آپ کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹکس. تو اب میں پہلا لیب قائم کرنے جا رہا ہوں HES اسکول کے اندر. انشاءاللہ ہم اس کو ایک چھوٹے پیمانے پہ شروع کر کے اس کو ایکسپینڈ کریں گے تاکہ ہمارے بچے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اسکول لیول پہ ایکسپلور کریں. تو یہ چیزیں اب ہم اگر ان اداروں کو اپ گریڈ نہیں کریں گے, آج کے معیار کے مطابق نہیں کریں گے تو یہ ادارے سسٹینیبل نہیں رہیں گے. تو لہٰذا ایک طرف میری کوشش یہ ہے کہ یہ ان تمام اداروں کو جو ہمارے بزرگوں نے بنائے ہیں ان کو اپ گریڈ میں کروں, اور اس کے علاوہ جو نئے ادارے میں قائم کروں. میں نے ابھی 2 ادارے قائم کیے اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد. ایک LEJ نیشنل سائنس سینٹر ہے جو پاکستان بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی پہلی ڈیجیٹل لائبریری ہے, اور جہاں پہ 35,000 کتابیں ڈیجیٹلائز ہوئی ہیں, اور یہ ہے کہ وہاں پہ فری ایکسیس ہے, اور آج وہ نالج ہب بن چکا ہے پاکستان کا. اب چاہے کوئی کوئٹہ میں بیٹھا ہو اسٹوڈنٹ تو اس کو بھی وہ سائنٹیفک نالج کی ایکسیس ہے تھرو دی LEJ نالج ہب. تو ماشاءاللہ وہ ادارہ بھی کافی ترقی کر رہا ہے, اس میں کافی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ابھی لیٹسٹ ادارہ میں نے قائم کیا اپنے والد صاحب کی میموری میں, وہ کہلاتا ہے LEJ نینو ٹیکنالوجی سینٹر, وچ از کٹنگ ایج ٹیکنالوجی, اور اس کے اندر ہم کافی نئی چیزیں پاکستان میں کریں گے پہلی دفعہ. تو اس پہ انشاءاللہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ اس کی لنکیجز بھی کریٹ کریں گے انڈسٹری کے ساتھ.
ताकि वो कमर्शियल उन चीज़ों की प्रोडक्शन भी की जाए पाकिस्तान में। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने ज़िंदगी को बहुत बारीकी से देखा, आप इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, एजुकेशन से वाबस्ता हैं, फिलंथ्रोपी है, जमात की बहुत सारी चीज़ें, मेमोरी कम्युनिटी के हवाले से हैं। कोई एक ऐसी एडवाइस जो कि एक यंग एस्पायरिंग लीडर को आप देना चाहें, वो क्या, किन चीज़ों को लेके चले? कोई एक कोई ऐसी कोई बात? मैं कहूँगा एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। इसकी वजह यह है कि तालीम जो है वो हमारी नस्लों को बदल देती है। जी, तालीम जो है हमारे लोगों के जो इकोनॉमिक हालात हैं उसको बदल देती है। तालीम जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी में निखार पैदा करती है। तालीम जो है वो इंसान के कैरेक्टर को संवारती है, और तालीम ही है जो इंसान को लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाती है। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो मेरा पूरा जोर जो है वो हमारे यंगस्टर्स को ये होगा कि वो तालीम पे तवज्जो दें, और जो नई टेक्नोलॉजी है, साइंस और टेक्नोलॉजी में जो नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन फील्ड्स को एक्सप्लोर करें, इन फील्ड्स में जाएं, और वहाँ पे इतना पोटेंशियल है, और जो हमारे मुल्क के लिए भी मुफीद साबित होगा, और इंटरनेशनली भी उनको अपना करियर बनाना है तो उसके लिए भी वो बहुत मौजूद रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये तासुरात थे जनाब अजीज़ लतीफ़ इब्राहिम जमाल साहब के। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़।